बागपत का गांगनोली गांव, जहां एक शांत परिवार की जिंदगी एक ही रात में खामोश हो गई। पत्नी, 2 मासूम बेटियां और एक मौलाना, 3 जिंदगियां, एक घर और अनगिनत सवाल। शुरू में लगा किसी बाहरी ने वारदात की, लेकिन जब पुलिस ने परतें हटानी शुरू की तो जो नाम सामने आया उसने पूरे गांव ही नहीं, देश को हिला दिया। क्या सच में मौलाना का अपना भाई इस दर्दनाक साजिश का हिस्सा था? बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आखिरी खुलासा आपके होश उड़ा देगा। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गांगनोली गांव की यह कहानी अब सिर्फ स्थानीय चर्चा तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश में सनसनी का विषय बन चुकी है। जो गांव कभी अपनी सुकून भरी फिजाओं और आपसी सौहार्द के लिए जाना जाता था, वहीं अब हर किसी के मन में डर और अनगिनत सवालों ने जगह बना ली है। लोग अब इस घटना को मौलाना मिस्ट्री केस के नाम से जानते हैं। गांव की मस्जिद में पिछले 3 सालों से मौलाना इब्राहिम रह रहे थे। दिन में वे बच्चों को दीनी तालीम देते और शाम के वक्त अपने परिवार, पत्नी इजराना और 2 छोटी बेटियों, एक 5 साल की, दूसरी केवल 2 साल की, के साथ समय बिताते। गांव के लोग इस परिवार को बेहद सम्मान की नजर से देखते थे। इजराना बच्चों को प्यार से पढ़ाती और गांव की लड़कियों को भी शिक्षा के लिए प्रेरित करती थीं। उनका मानना था कि सच्चाई और नैतिकता ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन एक शनिवार दोपहर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब बच्चे रोज की तरह तालीम लेने मस्जिद पहुंचे तो दरवाजा बंद मिला। आवाज लगाने पर भी कोई जवाब नहीं आया। कुछ बच्चों ने हिम्मत जुटाई और ऊपर की सीढ़ियां चढ़कर दरवाजा खोला। अंदर जो दृश्य उन्होंने देखा उसने सबको दहला दिया। चारपाई पर इजराना और दोनों बच्चियां बेसुध पड़ी थीं। कमरे में सामान बिखरा था और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। पूरा माहौल सन्नाटे और खौफ से भरा हुआ था। बच्चों के शोर मचाने पर गांव के लोग इकट्ठा हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। थाना दोघट की टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पुलिस को कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे दिखाई दिए। मौलाना इब्राहिम ने बताया कि ये कैमरे सुरक्षा के लिए लगवाए गए थे, लेकिन जब डीवीआर की जांच हुई तो पता चला कि घटना वाले कमरे का कैमरा उसी दिन अचानक बंद कर दिया गया था। दिलचस्प बात यह थी कि कैमरा बंद करने के लिए एक स्पेशल एडमिन कोड की जरूरत थी, जो केवल 2 लोगों को पता था, मौलाना और मस्जिद का टेक्निकल केयरटेकर। पुलिस ने रिकॉर्डिंग रिकवर कर लैब में जांच कराई। फुटेज में एक नया चेहरा नजर आया। पास के एक लड़के को कैमरे के पास जाकर उसे बंद करते हुए देखा गया। हैरानी की बात यह थी कि वही लड़का रोज मौलाना से पढ़ाई करने आता था। जांच में खुलासा हुआ कि उसी दिन मौलाना ने किसी गलती के लिए उसे डांटा था और संभव है कि उसी डांट का गुस्सा उसने मन में पाल लिया हो। फुटेज में यह भी दिखा कि कैमरा बंद करने के बाद वह लड़का बाथरूम गया और कुछ मिनटों बाद वापस आया। बाथरूम की जांच में पानी के निशान मिले, यानी किसी ने हाथ पैर धोए थे। पुलिस ने मस्जिद की दीवारों और सीढ़ियों पर भी निशान ट्रेस किए, जो सीधे नीचे न जाकर छत की ओर मुड़ते थे। इसका मतलब था कि आरोपी सीढ़ियों से नहीं, बल्कि छत से कूदकर भागा। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि उसी रात मस्जिद के पास एक काली कार रुकी थी। उसमें 4 लोग थे, जिनमें से एक का चेहरा ढका हुआ था। यह सुराग अब इस पूरे रहस्य की दिशा तय करने में पुलिस के लिए सबसे अहम कड़ी बन गया है। हालांकि शुरुआती जानकारी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं थी, पर पुलिस ने जांच के दौरान 2 किशोरों को हिरासत में लिया। दोनों की उम्र 17 वर्ष से कम थी और वे नियमित रूप से मौलाना इब्राहिम के पास पढ़ाई करने आते थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्हें मौलाना से नाराजगी थी, क्योंकि एक दिन उन्होंने उन्हें डांट दिया था और थप्पड़ भी मारा था। मगर गांव वालों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उनका कहना था कि इतने छोटे बच्चे इतनी बड़ी वारदात कैसे कर सकते हैं। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और सबको झकझोर कर रख दिया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इजराना गर्भवती थीं। यह खबर फैलते ही गांव पर जैसे सन्नाटा छा गया। हर चेहरे पर डर, गुस्सा और दर्द का मिश्रण नजर आने लगा। पुलिस का ध्यान अब मस्जिद के टेक्निकल केयरटेकर की ओर गया, लेकिन जब उसकी तलाश की गई तो वह रहस्यमय तरीके से लापता था। उसका घर बंद मिला और परिवार को भी उसकी कोई जानकारी नहीं थी। मोबाइल रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि उसकी लोकेशन देवबंद और शामली के आसपास ट्रेस हुई थी। यह अब किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कोई कहता कि बच्चों को पैसे देकर फंसाया गया, कोई कहता उन्हें धमकाया गया, तो कोई मानता था कि यह सब किसी सोची समझी योजना का हिस्सा था। तभी पुलिस को एक नई तहरीर मिली, जिसमें लिखा था कि मौलाना ने खुद अपने परिवार को नुकसान पहुंचाया। लेकिन जब दस्तखत की जांच की गई
तो पाया गया कि वे नकली थे। किसी ने झूठे कागजात बनाकर मौलाना को फंसाने की साजिश रची थी। इस घटना के बाद गांव में लोगों का रुख बदल गया। मौलाना इब्राहिम के घर के बाहर लोग मोमबत्तियां जलाने लगे और इंसाफ की मांग करने लगे। मीडिया से बात करते हुए मौलाना ने कहा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अब बस इतना चाहता हूं कि सच्चाई सामने आए। जांच आगे बढ़ी तो कई नए सुराग सामने आने लगे। पुलिस ने दोनों बच्चों से दोबारा पूछताछ की, लेकिन इस बार उनके बयान बदल चुके थे। पहले वे कहते थे कि सब कुछ उनकी गलती थी, लेकिन बाद में उनमें से एक ने बताया कि उन्हें किसी ने धमकाया था और कहा गया था कि अगर सच बोला तो उन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस खुलासे ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चौंका दिया। अब यह साफ होता जा रहा था कि इन बच्चों को किसी ने मोहरा बनाया था। कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने उन्हें डराया, उकसाया और इस अपराध में इस्तेमाल किया। सवाल यह था, क्या वह कोई बाहरी था या परिवार का कोई बेहद करीबी? इसी दौरान मौलाना के साले ने मीडिया के सामने एक अहम बयान दिया, जिससे जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। उन्होंने कहा कि 2 छोटे बच्चे इतनी बड़ी वारदात अकेले नहीं कर सकते, जरूर किसी तीसरे शख्स ने उनके दिमाग पर असर डाला है। ये बयान आने के बाद पुलिस का शक और गहरा गया। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि वही टेक्निकल केयरटेकर था जिसे कैमरे का पासवर्ड पता था और जो अब भी फरार था। जब पुलिस ने उसकी तलाश गांव में की तो उसका घर पूरी तरह बंद मिला। पड़ोसियों के अनुसार वह 2 दिन पहले बिना किसी को बताए अचानक चला गया था। अब पुलिस ने उसका मोबाइल ट्रैक करना शुरू किया ताकि इस रहस्यमय केस की सबसे अहम कड़ी तक पहुंचा जा सके। उसकी आखिरी लोकेशन देवबंद के आसपास ट्रेस हुई। वहीं के एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में वही व्यक्ति नजर आया जो मस्जिद में टेक्निकल केयरटेकर के रूप में काम करता था। इस सबूत के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि यह मामला केवल बच्चों की गलती नहीं बल्कि किसी बड़ी साजिश का नतीजा है। पुलिस ने बच्चों से एक बार फिर गहराई से पूछताछ की। इस बार उनमें से एक ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि उन्हें पहले से एक लिखी हुई स्क्रिप्ट दी गई थी। किसी ने उन्हें यह यकीन दिलाया था कि अगर वे वही करेंगे जो कहा गया है तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इससे साफ था कि ये बच्चे सिर्फ किसी और के आदेशों का पालन कर रहे थे। इसी बीच मौलाना इब्राहिम के साले ने पुलिस को एक और अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले इस राना के कुछ रिश्तेदारों के साथ तनाव चल रहा था। कई लोगों को यह बात खटक रही थी कि मौलाना गांव में इतना सम्मान पा रहे हैं और अब जब इसराना गर्भवती थीं, तो कुछ लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके बाद पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की। बच्चों के मोबाइल से कई अजनबी नंबर मिले जो बार बार शामली और सहारनपुर के बीच से कॉल कर रहे थे। जांच में पता चला कि ये सभी नंबर फर्जी आईडी पर रजिस्टर थे और इनका असली इस्तेमालकर्ता वही था, टेक्निकल केयरटेकर। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। यह सब एक सोची समझी साजिश थी। बच्चों को बहकाया गया और उन्हें यह भरोसा दिलाया गया कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है। गांव में अब हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे। लोग थाने के बाहर जमा होकर नारे लगा रहे थे, हमें इंसाफ चाहिए। हर तरफ गुस्सा और बेचैनी का माहौल था। मीडिया भी लगातार गांव पहुंच रही थी और हर रिपोर्टर का एक ही सवाल था, वो तीसरा शख्स कौन है जिसने बच्चों को इस्तेमाल किया। इसी बीच पुलिस को मस्जिद की छत से एक नया सबूत मिला। वहां से एक टूटा हुआ मोबाइल कवर बरामद हुआ। जांच में पता चला कि यह कवर उन्हीं 2 बच्चों में से एक का था, लेकिन जब फोन की लोकेशन ट्रैक की गई तो वह किसी और जगह से सक्रिय मिला, यानी किसी तीसरे व्यक्ति ने उस फोन का इस्तेमाल किया था। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि बच्चों ने यह सब अकेले नहीं किया बल्कि उन्हें किसी ने नियंत्रित किया था। अब शक की सुई परिवार के अंदर घूमने लगी। तभी पुलिस के हाथ एक और वीडियो क्लिप लगी जिसमें टेक्निकल केयर टेकर के साथ एक और व्यक्ति नजर आया। ये वही इंसान था जो पहले कई बार मौलाना के घर आ चुका था और उनके साले से भी मिला था। पुलिस ने तुरंत यह जांच शुरू की कि कहीं यह सब किसी अंदरूनी रंजिश का हिस्सा तो नहीं। जांच में यह भी सामने आया कि परिवार के रिश्तेदारों की सूची में कई ऐसे नाम थे जिन पर अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था। गांव में अफवाहों का दौर और तेज हो गया। कोई कहता बच्चों ने खुद कबूल कर लिया, कोई कहता उन्हें किसी ने फुसलाया, लेकिन हर बातचीत में एक नाम बार बार गूंजने लगा, मौलाना का सगा भाई। कुछ ग्रामीणों ने खुलासा किया कि मौलाना इब्राहिम और उनके भाई के बीच पहले से अनबन थी।
अब पुलिस के लिए यह रिश्ता इस पूरे रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण सिरा बन चुका था। घर के भीतर पहले भी कई बार झगड़े और नाराजगियां हो चुकी थीं, जिससे अब पुलिस का शक गहरा गया कि इस पूरी घटना के पीछे तीसरा व्यक्ति वही हो सकता है। जब अधिकारियों ने मौलाना इब्राहिम के भाई को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने आने से साफ इनकार कर दिया। उसने दावा किया कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और वह कई महीनों से शहर से बाहर रह रहा है। लेकिन जब पुलिस ने उसके मोबाइल की लोकेशन जांची तो सच्चाई सामने आ गई। घटना वाली रात उसका फोन गांव के आसपास एक्टिव था। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। जांच में सामने आया कि पिछले कुछ महीनों से मौलाना और उनके भाई के बीच रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे। पैसों को लेकर लगातार मतभेद बढ़ रहे थे और पुराने गिले शिकवे भाईचारे की गर्माहट को खत्म कर चुके थे। गांव के कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले दोनों भाइयों के बीच पैसों के विवाद को लेकर बहस हुई थी और उस दिन भाई के चेहरे पर गुस्से की आग साफ झलक रही थी। जब पुलिस ने छानबीन को गहराई दी तो कई हैरान करने वाले राज सामने आने लगे। मौलाना के भाई के घर से कुछ पुराने कागजात और नोट्स बरामद हुए, जिनमें मस्जिद की फंडिंग और टेक्निकल सेटअप से जुड़ी जानकारियां थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन कागजों में टेक्निकल केयरटेकर का नाम भी दर्ज था। कॉल रिकॉर्ड्स ने भी इन शक को मजबूती दी। घटना से 2 दिन पहले मौलाना के भाई और टेक्निकल केयरटेकर के बीच कई बार बातचीत हुई थी। अब पुलिस के मन में शक नहीं बल्कि यकीन था कि यही दोनों इस पूरे रहस्य के मुख्य सूत्रधार हैं। इसके तुरंत बाद पुलिस को एक और बड़ा सुराग मिला। टेक्निकल केयरटेकर का एक करीबी दोस्त सामने आया और उसने गवाही दी कि मौलाना के भाई ने उसे पैसे देकर कहा था कि मस्जिद के कैमरे की सेटिंग बदल दो और घटना वाले कमरे का कैमरा कुछ घंटों के लिए बंद कर दो। यह सुनकर जांच अधिकारी भी हैरान रह गए। अब यह पूरी तरह साफ हो चुका था कि यह अचानक हुई घटना नहीं बल्कि पहले से बनाई गई साजिश थी। जैसे जैसे जांच गहराई में पहुंची, गांगनोली गांव में सनसनी फैल गई। हर कोई यह समझ चुका था कि यह हत्या या हमला नहीं बल्कि ईर्ष्या और लालच से जन्मी योजना थी। पुलिस ने जब मौलाना के भाई के बैंक रिकॉर्ड खंगाले तो सच्चाई और गहरी हो गई। पता चला कि घटना से कुछ दिन पहले उसने एक बड़ी रकम निकाली और वही पैसा टेक्निकल केयरटेकर के खाते में ट्रांसफर किया गया था। अब साफ था कि यही पैसा इस पूरे खेल की फंडिंग थी। बच्चों को केवल मोहरा बनाया गया था, जबकि असली अपराधी खुद को सुरक्षित रखते रहे। जैसे ही यह खबर गांव में फैली, हर कोई सदमे और गुस्से से भर उठा। लोग कहने लगे, अगर यह सच है तो ऐसा भाई नहीं, इंसानियत का दुश्मन है। पूरे इलाके में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या लालच इंसान को इतना अंधा बना सकता है? मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई। टीम ने घटनास्थल का दोबारा निरीक्षण किया। मस्जिद की हर वायरिंग, हर कैमरा और हर कोना बारीकी से खंगाला गया। डेटा रिकवरी के दौरान खुलासा हुआ कि जिस वक्त कैमरा बंद किया गया था उसी समय एक बाहरी डिवाइस कनेक्ट की गई थी। यह सबूत अब इस केस का सबसे निर्णायक मोड़ बन गया। यह पूरी वारदात किसी साधारण व्यक्ति के बस की नहीं थी। तकनीकी जानकारी रखने वाले किसी इंसान की इसमें गहरी भूमिका थी। अब गांव में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। कोई कह रहा था कि मौलाना का भाई उसकी बढ़ती शोहरत से जलता था, तो कोई यह मान रहा था कि पैसों का लालच इस सब के पीछे था। कुछ लोग यह भी कहते सुने गए कि पुराने पारिवारिक मनमुटाव और झगड़ों ने इस भयानक साजिश को जन्म दिया। पुलिस ने जैसे ही जांच तेज की, उसने टेक्निकल केयरटेकर की तलाश शुरू की। वह लगातार जगह बदलता रहा, लेकिन उसकी लोकेशन कई बार देवबंद और उसके आसपास के इलाकों में एक्टिव मिली। जांच में यह भी सामने आया कि वह कुछ बार किसी अजनबी व्यक्ति के साथ देखा गया था। पुलिस का शक अब गहराता जा रहा था। यह कोई बाहर वाला नहीं बल्कि अंदरूनी साजिश का हिस्सा था। गांव के लोग भी सवाल उठाने लगे, किसी बाहरी को यह कैसे पता चला कि कैमरे कहां लगे हैं या किस दीवार से भागा जा सकता है? अब शक की सुई मौलाना के एक करीबी रिश्तेदार की ओर घूम चुकी थी। जब सीबीआई जांच आगे बढ़ी तो यह साफ हो गया कि टेक्निकल केयरटेकर और मौलाना का भाई ही इस पूरे खेल के असली स्ट्रैटेजिक प्लानर थे। दोनों ने मिलकर बच्चों को डराया, उनका मनोबल तोड़ा और उन्हें अपने मोहरों की तरह इस्तेमाल किया। वे बच्चे, जिनकी उम्र महज 16 और 17 साल थी, पूरी साजिश में शामिल होने के लिए मजबूर किए गए। गांव का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। लोग मस्जिद के बाहर नारे लगा रहे थे, हमें इंसाफ चाहिए। लोग बस यही पूछ रहे थे
क्या लालच और ईर्ष्या इंसान को इतना अंधा बना सकते हैं? मौलाना अब भी गहरी खामोशी में डूबे थे। अपने पैतृक घर में बैठकर बच्चों की पुरानी तस्वीरें देखते और धीरे से कहते, अब मेरे पास सिर्फ यादें हैं। जब उनसे पूछा गया कि अगर उनका भाई दोषी साबित हुआ तो क्या करेंगे, तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, सच सामने आना चाहिए। झूठ के साथ जीने से बेहतर है सच्चाई के साथ दर्द झेलना। गांव वाले हर शाम मस्जिद के बाहर जुटते, ताले की झंकार सुनते और सोचते कि शायद आज सच सामने आएगा। बुजुर्गों का कहना था कि यह सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए सबक है। जब इंसान लालच और गुस्से में अंधा हो जाता है तो रिश्तों की कीमत भूल जाता है। सीबीआई की रिपोर्ट ने साफ किया कि मौलाना का भाई और टेक्निकल केयरटेकर इस पूरी साजिश के जिम्मेदार थे। उन्होंने बच्चों को मोहरा बनाकर परिवार के खिलाफ योजना रची। इस कहानी में बताए गए कुछ पहलू, जैसे मौलाना के भाई द्वारा साजिश रचना, पैसे का लेन देन, टेक्निकल केयरटेकर की भागीदारी, बच्चों को स्क्रिप्ट देना और सीबीआई जांच के निष्कर्ष, इनकी अब तक किसी भी आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है। ये विवरण केवल अफवाहों और अपुष्ट रिपोर्टों पर आधारित है, इसलिए इन्हें सत्य घटना मानना उचित नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। ऐसी ही सच्ची क्राइम कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।